हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने जो ये सीरीज स्टार्ट किया है, वीडियो लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट किया है, इसमें ऑलरेडी 8 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें कि 2 चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो पहला जो 2 चैप्टर था वो पूरे जितने भी आईटीआई में ट्रेड होते हैं सबके लिए वो कॉमन है। तो वो यदि कोई न्यू कमर हैं तो वो उन सब वीडियो को देखिए, आप लोग के लिए वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर आप अपना आईटीआई का तैयारी करते हैं, आई मीन सीबीटी ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होगा उसका, क्योंकि जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो सारा आप लोग का जो है, जो एनसीईआरटी में जो पूछा गया क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो बड़े बड़े जो कंपटीशन एग्जाम है, जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे या फिर आपका ओएनजीसी, ये सब जो जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सब का भी कलेक्शन इसमें मैं किया हूँ, डाला हूँ। तो अब जो हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कि ऑलरेडी जो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 जो है उसका मैंने उस पर क्लास लिया है। तो अभी हम लोग जो है इस पर अब आगे चर्चा करेंगे, इस चैप्टर का जो है पार्ट 2 और जो है कुल क्लास नंबर 9। तो चलिए इस पे हम लोग आगे बात करते हैं। और उससे पहले कि जो बच्चे न्यू हैं तो वो वीडियो को पहली बार यदि देख रहे हैं तो मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम है और फिर फेसबुक ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए क्योंकि ताकि इस जो आईटीआई से जुड़ी जो भी तमाम तरह की जो अपडेट्स होती हैं वो मैं देता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए हम लोग आज जो है पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2, जिसमें कि मैंने जो फर्स्ट क्लास था उसमें ऑलरेडी आपको एटम से स्टार्ट किया था और करंट की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से सिस्टम में कहाँ से शुरू होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबका बेसिक्स भी हम लोग डीप में जाकर के समझे थे चीज़ों को। ठीक है। और साथ ही साथ जो है वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से समझ पाए थे। अब आगे जो है हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध जो होता है, उसको हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज करते हैं। ठीक है। और यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज करते हैं तो फिर उसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होता है। यदि मान लिया जाए, यदि यदि सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं उस केस में, या फिर पैरेलल में किए हुए हैं उसको कनेक्शन, एक या एक से अधिक हम लोग रेजिस्टेंस ले लिए, एक या एक से अधिक प्रतिरोध हम लोग ले लिए। तो अच्छा, मैं एक बात इन द मीन टाइम आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ क्या होता है। आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप, इसका मतलब है कि मेरा जो पहला क्लास था वो मिस कर दिए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और यदि आप लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए, और नहीं तो आप यदि मतलब इस अभी आप ऑफलाइन में यदि देख रहे हैं आप, ठीक है, तो आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो आप देखिए। हाँ, तो प्रतिरोध का जो है कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, प्रतिरोधों का समूह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए एक लाइन में मैं बता दूं पहले रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। अब प्रतिरोध जो होता है रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लो ऑफ करंट। तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट। जो धारा प्रवाह को बढ़ने से रोकेगा उसको ही प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध क्या होता है, जो भी मेटल है, जो भी सब्सटेंस है, उसका एक गुण है, उसका एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है हम लोग जो है इसको बनाते भी हैं, तो मतलब उन चीज़ों को भी टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस करा दूंगा कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध को कैसे ये किया जाता है, बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग जो है इस पे कॉम्बिनेशंस का जो है बात करते हैं। जैसे कि मैं अभी जो बता रहा था कि रेजिस्टेंस को यदि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उसको 2 क्रम में जोड़ा जा सकता है। 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस है, उसको चाहे तो आप श्रेणी क्रम में जोड़िए। जैसे कि ये फिगर जो आपको दिख रहा है, ये फिगर श्रेणी क्रम का, सीरीज कॉम्बिनेशन का है। ओके, इसी तरह से आप जो है
दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को आप पैरेलली भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर समानांतर में भी उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज कनेक्शन कहा जाता है और समानांतर को कहा जाता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, यहां तक चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं अच्छे से। इसका यूज मैं बता दिया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इन चीजों का इस्तेमाल बेहद ज्यादा किया जाता है। ठीक, आइए तो बात करते हैं श्रेणी कॉम्बिनेशन। इस पे क्वेश्चंस आपको लगभग हर कंपटीशन में मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए क्या होता है इसमें। जो है क्या किया जाता है, जैसे एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये एक प्रतिरोध है। और दूसरा एक प्रतिरोध हम यहाँ ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो पहला वाला जो प्रतिरोध था, इसका जो एंड है, ठीक है, इसका जो छोर है, उसको दूसरे वाले प्रतिरोध के साथ कनेक्शन कर देंगे, जोड़ देंगे इसको। ठीक है, सिंपली सीधे तौर पे जोड़ दिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सीरीज कनेक्शन हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो R1 था, रेजिस्टेंस R1, इसका जो एंड है, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो एंड है, इस सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस तरह का कुछ बन गया। ये वाला यहाँ पे क्या कर दिया गया, ज्वाइंट कर दिया गया। तो ये क्या कहलाया आपका, क्या कहलाया, ये आपका श्रेणी क्रम कहलाया या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन इसको हम लोग कहते हैं। चलिए अब देखिए इस सर्किट को क्या किया गया है, कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें जो है वोल्टेज का सप्लाई दे दिया गया है। तो ये जो हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट सर्किट है। ठीक, तो कंप्लीट सर्किट है, ये वोल्टेज है तो कुछ करंट भी निकलेगा क्योंकि कंप्लीट है। और रेजिस्टेंस में भी जो है आपका वैल्यू कुछ जाएगा करंट का। रेजिस्टेंस में भी जो है कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज वहां पे खपत होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और समझते हैं कि इससे यदि क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन इन थ्योरीज के बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग जो है आप इन चीजों को अच्छे से नोट करते चलिए और जो है फॉर्मूलाज को भी नोट कीजिए, मेन पॉइंट्स को भी आप नोट कीजिए। देखिए इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब इन दोनों को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि क्या हम इन दोनों के बदला कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस से इन दोनों रेजिस्टेंस को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए आप। ये जो R है, ये R जो है, ठीक है, ये R हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि योग, कुल प्रतिरोध। क्या हो गया, कुल प्रतिरोध। ओके, और R1 और R2 क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, सिंगल रेजिस्टेंस है, जहां की ये दोनों को जोड़ा गया है। अब मान लिया जाए मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि R1 जो है हम ले लेते हैं, R1 का वैल्यू जैसे ये वाला है R1 में, इसका वैल्यू लेते हैं 2 ओम। ठीक है, और ये R2 है, इसका हम वैल्यू ले लेते हैं 3 ओम। ठीक है, 3 ओम। अब आपको हम बोले हैं कि हमको भाई ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको 2 ओम का और हमको 3 ओम का नहीं चाहिए, हमको एक ही सिंगल रेजिस्टेंस दो जो कि इन दोनों के बराबर हो। तो क्या कहिएगा, बोलिएगा सर आप क्या कीजिए, इन दोनों को इस फॉर्मूला में चेक कर लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। यहाँ पे हम लोग R1 का वैल्यू रखेंगे 2 और R3 और R2 का वैल्यू रखेंगे 3। ठीक है, R1 का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ 2 रखे थे, और R2 का वैल्यू रखेंगे क्या, 3। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो कुल मिला के टोटल कितना हो गया, 5 ओम। समझ में आया बात। तो मैं आपको यदि बोलूंगा कि मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस के जगह पे हम एक सिंगल रेजिस्टेंस कितना का यूज करें, तो आंसर क्या होगा आपका, सर 5 ओम का रेजिस्टेंस आप यूज कर लीजिए। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, तो याद रखना है कि श्रेणी क्रम है ये। ठीक है, श्रेणी क्रम। अब इसमें एक जो है महत्वपूर्ण बात है जिसको कि आपको समझना चाहिए। ठीक है, इस चीज को मैं बताता हूं। देखिए जो आपका धारा जो होता है, जो करंट जो इसमें जो फ्लो करेगा, ये जो आई जो करंट यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, जब इसको सप्लाई से जोड़े, जब सेल से जोड़े, जब बैटरी से जोड़े, ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस को, तो यहाँ से कुछ क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। अब जो करंट जो फ्लो होगा वो R1 के पास भी उतना ही करंट होगा और R2 के पास भी उतना ही करंट जाएगा। तो हम बोलेंगे भाई बताओ R1 के पास कितना करंट पहुंचा। ठीक है,
या R2 के पास कितना पहुंचा, तो बोलिएगा कि सर दोनों के पास सेम ही करंट पहुंचेगा, जितना भी पहुंचेगा वो कैलकुलेशन से आएगा। जब R1 का मान हम दे देंगे, R2 का मान दे देंगे और V का मान दे देंगे, सबका मान दे देंगे, तब हम लोग I का वैल्यू निकाल पाएंगे। और जो वैल्यू आएगा R1 के लिए भी उतना ही होगा, R2 के लिए भी उतना ही होगा। मगर क्या वोल्टेज का वैल्यू भी उतना ही होगा दोनों के केस में? तो इसका आंसर है नहीं। वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इस पे और इस पे डिपेंड करेगा। इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि देखिए पिछले क्लास में बताया था V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अभी मैं जस्ट बोला कि श्रेणी क्रम में जो धारा है, जो करंट है, I कॉमन रहता है, दोनों केस में जो है वैल्यू समान होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इस सर्किट में I का वैल्यू 2 एम्पियर था। कितना था? 2 एम्पियर। तो I की जगह 2 लिख दिए। अब यदि R1 में पूछेंगे कि बताओ भाई वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ठीक है, विभव कितना है, तो क्या बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो 2 तो करंट 2 एम्पियर तो दोनों के लिए गया। अब R1 का मान कितना लिए थे? R1 यदि 2 ओम लिए थे आप तो वोल्टेज ड्रॉप कितना यहाँ पे आएगा? 4। 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 वोल्ट। तो इस R1 के पास वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। R2 के पास कितना होगा? तो R2 के पास कितना होगा? देखिए यहाँ पे बस R का मान चेंज होगा, R का मान चेंज होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 वोल्ट। आ रहा है समझ में? कितना होगा? 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? 6 वोल्ट। और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आया? R1 के अक्रॉस 4 वोल्ट। तो कुल मिला के कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? 10 वोल्ट। इसका मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू है वोल्टेज, जो बैटरी हमारा जो है सेल जो है वो कितने वोल्ट का होगा? 10 वोल्ट का होगा। तभी तो ये 4 खाया और ये 6 खाया। आया समझ में? एकदम इससे फंडामेंटल चीजें और नहीं हो सकती हैं। आपको ये चीजें एकदम समझ में आगे समझिए, आपको बिल्कुल इलेक्ट्रिकल का A to Z समझ में आ गया, ठीक है। और ये सब बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब बस यही सब फंडामेंटल्स है। इसलिए क्लासेस आप यदि करते हैं तो रेगुलरली क्लास कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक एक चीजें को जो है मैंने समझाने का अच्छे से अपने तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास किया है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया जो मैं पढ़ाया, इतना मेहनत किया, इतना भूखा, इतना पसीना बहाया। चलिए आइए आगे देखिए। तो ये आपको बात समझ में आ गया कि ये पार्ट जो यहाँ लाइन जो यहाँ लिखा गया था, ये लास्ट लाइन जो यहाँ लिखा गया था, ठीक है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जो आपका धारा होता है, धारा का वैल्यू दोनों रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस पे लगा दिया, 4 रेजिस्टेंस पे लगा दिए, या इंडक्टर लगा दिए, कैपेसिटर लगा दिए, बीच में कुछ भी लगा दिए, तो श्रेणी क्रम में हमेशा धारा इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। लेकिन यदि विभव की बात करेंगे, ठीक है, यदि वोल्टेज की बात करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे, तो अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग वैल्यू होगा। ये मैं श्रेणी क्रम का बात किया हूं। अब हम लोग देखेंगे समानांतर क्रम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे, ठीक है। आइए, तो ये पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्लाइड पे। है पैरेलल कनेक्शन, समानांतर क्रम समूह, ठीक है, समानांतर क्रम समूह। अच्छा, ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ ये आप लोग जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं या फिर वायरमैन, ये सब ट्रेड हो गए, उन लोगों के लिए बेहद ही उनके कोर्स का टॉपिक है ये, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, पढ़िए, देखिए। तो समानांतर क्रम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, आपको इस जो चित्र है इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि वायर्स को जो है हम लोग इस तरह से श्रेणी में जो आपका जोड़ रहे थे, श्रेणी में इस तरह से नहीं, जो इसको श्रेणी में नहीं जोड़ के तो समानांतर में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। देखिए कैसे जोड़ा जाता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे कर दिए, एक रेजिस्टेंस उसके नीचे या फिर साइड्स में, ठीक है, इन दोनों को यहाँ से जोड़ दिया गया। अब इसका जो कनेक्शन था सप्लाई के साथ दे दिया गया, ठीक है, सप्लाई के साथ दे दिया। देखिए दोनों कनेक्शन में अंतर, दोनों कनेक्शन में अंतर है। वो क्या था? सीरीज में था, और ये हो गया पैरेलल में, समानांतर में। इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। अब बात कर ले कि सर इसका यदि हम इन दोनों रेजिस्टेंस के बदले एक कोई रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो उसको कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ R1 है ना, R1 है, ये वैल्यू कितना है? R2 है। तो हम चाहते हैं कि हम R1 और R2 अलग अलग नहीं लेकर के हम एक ही वैल्यू लें।
एक ही वैल्यू हम ले, मतलब कहने का है कि इक्विवेलेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में जो होता है वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे समझिए। देखिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R EQ। R EQ मतलब हुआ R इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आई बात समझ में? R इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल के केस में समानांतर क्रम के समूह में 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसी चीज को यहां जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा R इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये है जब दो आपको रजिस्टर्स का समूह दिया है तब। यदि 3 दे देगा तो ये फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं होगा, ये फॉर्मूला आपका जो है अप्लाई नहीं कर पाइएगा, इसको नहीं अप्लाई करना है। यदि 3 समूह दे देगा तो 3 समूह देगा तो फिगर किस तरह का बनेगा बताइए, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 समूह देने पे? तो देखिए इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा, और एक 3 नीचे मैं जोड़ दिया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब इनको जो है सप्लाई से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस यहाँ क्या करना है प्लस 1/R3 कर दीजिए, 1/R3 इस फॉर्मूले में। और फिर जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस तरह से भिन्न का जोड़ की तरह इसको सॉल्व कर लीजिए, R का मान निकाल लीजिए। आई बात समझ में? R1 के जगह जो वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में उसको रखिए, लाइक 2 ओम दिया है तो 2 ओम वहां रख देंगे। यदि R2 का वैल्यू 3 ओम है तो 3 ओम रख देंगे। यदि R3 का मान यदि 6 ओम है तो 6 ओम रख करके क्वेश्चन को भिन्न के जोड़ के तरह सॉल्व कर लिया जाता है। यहां तक बात आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। आइए अब इन पार्ट्स को मैं मिटा देता हूं। देखिए अब इसमें जो है वही पॉइंट जो कि इसके पहले वाले श्रेणी वाले में जो बताया था, बेहद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से कि क्वेश्चंस उठते हैं, ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन उठता है कि आपको डाटास दिए रहेंगे और फिर उस पर क्वेश्चंस आपको पूछ दिया जाएगा। वो भी मैं आगे क्वेश्चंस लिया हूं, उन पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। देखिए इस वाले केस में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है दोनों रेजिस्टेंस जैसे ये यहाँ पे और यहाँ पे यदि वैल्यू पूछेंगे तो कितना होगा, जितना इस वैल्यू जितना इसका होगा। मतलब बैटरी यदि 5 वोल्ट का यहाँ बैटरी आप लगा दिए हैं, ठीक है, 5 वोल्ट का यदि सप्लाई है, डीसी सप्लाई है यदि, ठीक, 5 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या हुआ, 5 वोल्ट बैटरी का मतलब हुआ 5 वोल्ट डीसी सप्लाई, डायरेक्ट करंट सप्लाई। तो सब भी आगे पढ़ेंगे। चलिए अच्छा, अभी यहाँ पे जो R1 के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। R2 के पास भी कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। आया बात समझ में? ये पहला पॉइंट। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे करंट की, धारा की, कि धारा R1 और R2 में कितना होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, बट जाएगा धारा। क्योंकि यहाँ से जो धारा निकल के आया, इधर से जो बढ़ा, ये क्या देखिएगा, यहाँ 2 रास्ता है, यहाँ से रास्ता क्या हुआ, कट गया। ठीक है, ये समझिए इस तरह से आया और इस तरह से यहाँ पे रास्ता इसको मिल गया, तो थोड़ा करंट ऊपर गया और थोड़ा सा करंट नीचे गया। ठीक है, फिर इधर से बाहर निकला और ये लास्टली फाइनली जो है फिर बैक टू पवेलियन। मतलब यदि 5 एम्पियर करंट इधर से निकला है, इन दोनों में कुछ बटेगा, लाइक रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बटेगा। हो सकता है 2 ओम है तो उसके अकॉर्डिंग एम्पियर का डिवीजन हो जाएगा, करंट का डिवीजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे R2 के पास भी कुछ करंट डिवाइड होगा और फाइनली जो है ये सब जो है वापस जो है 5 एम्पियर वापस फिर आ जाएगा। ठीक है, तो धारा में जो करंट होता है, करंट क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, चेंज होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस के पास। आया समझ में? तो वोल्टेज की बात करेंगे हम लोग पैरेलल के केस में तो समान होता है, और धारा की बात करेंगे तो भिन्न भिन्न होता है। आई होप कि ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 2 तरह से कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, श्रेणी और समानांतर।
अब मिक्स्ड भी कर दिया जाता है कि श्रेणी का कुछ पार्ट को पैरेलल के कुछ पार्ट के साथ मिक्स कर दिया तो वो कहलाएगा, ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। वो हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि कैसे उन चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक पार्ट है वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है, वेटस्टोन ब्रिज। ये एक रेजिस्टेंस जो होते हैं, रेजिस्टेंस, इसमें देखिए ये क्या होता है कि 3 रेजिस्टेंस आप ले लिए और एक चौथा अननोन है, चौथा आपको ज्ञात नहीं है। 3 रेजिस्टेंस का आपको वैल्यू ज्ञात है और चौथा वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है, तो उसको हम लोग इस विधि के द्वारा फाइंड करते हैं। वेटस्टोन जो था एक साइंटिस्ट थे के नाम पे इनको रख दिया, इस चीज को रख दिया गया है, ठीक है। वेटस्टोन अब ब्रिज क्यों है? क्योंकि शेप उस टाइप का है, इस वजह से इसको ब्रिज बोला जाता है। आइए अब देखिए इस पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है। देखिए जब बीच में क्या लगाया गया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है जी, इसका सिंबल इस तरह से होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये सिंबल हो गया गैल्वेनोमीटर का, आप लोग नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो कि बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट को डिफ्लेक्ट कर सकता है। बहुत ही मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट को ये क्या करता है? डिनोट करता है, या फिर कहें तो उसको रीड करता है, उसको बताता है, ठीक। तो देखिए यहाँ गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया गया है? गैल्वेनोमीटर लगाया गया है इसलिए कि जब यहाँ गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जब 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तब ये जो ब्रिज है, ये क्या हो जाएगा? बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये कैसा होगा? बैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस कंडीशन क्या है? बैलेंस कंडीशन है आपका P बाय Q इक्वल टू Q/S। P क्या है यहाँ पे? P है आपका इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद Q, एक मिनट, यहाँ पे R होगा, सॉरी इस जगह पे R होगा आपका, ठीक है। P/R इक्वल टू Q/S, ठीक। तो P का वैल्यू जो है लाइक 2 ओम, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 2 ओम। R का मान, ठीक है, R का मान मान लीजिए 5 ओम है, तो यहाँ रख दीजिएगा 5 ओम। S का मान मान लीजिए 8 ओम, तो यहाँ रख दीजिए 8 वैल्यू। लेकिन Q का मान हमको पता यदि नहीं है तो हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूला से फाइंड कर पाएंगे अब, क्योंकि हमको 3 वैल्यू पता चल गया, ये वाला वैल्यू हम इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इस टर्म को निकाल लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा कंडीशन क्या है? यही है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है, जो कि सूक्ष्म करंट को नापता है, उसका वैल्यू डिफ्लेक्शन जो वो करे वो तो 0 हो जाना चाहिए, तभी जो ब्रिज है आपका वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कराएगा। उस केस में ही इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं, P/R इक्वल टू Q/S, ठीक है। ये वाला इसी चीज का रूपांतरण है, खाली जो है S को उधर इधर कर दिया गया है। चलिए समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो है शक्ति के बारे में नहीं पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्लास जो है थोड़ा लंबा हो गया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें मैंने बताया आपको। तो कोई नहीं, चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं शक्ति, पावर क्या होता है। देखिए पावर क्या होता है? एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा, ठीक है, यूनिट टाइम, ठीक है, यूनिट टाइम में खर्च की गई ऊर्जा को ही शक्ति कहा जाता है, ठीक है। शक्ति किसको कहा जाता है? एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। तो ये हमारा पावर का डेफिनेशन हो गया। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग पावर के बारे में कि इसमें क्या क्या यूजफुल क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला फॉर्मूला है P इक्वल टू VI। इसका सिंबल क्या है? पावर का सिंबल होता है P, कैपिटल P, ओके। अच्छा फॉर्मूला क्या हो गया? P इक्वल टू VI प्रथम फॉर्मूला है। अब यदि V के जगह IR आप रख दीजिएगा, इस V के जगह आप
इस आई आर को घुसा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये आई स्क्वायर आर बन जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला आई स्क्वायर आर आ जाएगा, है कि नहीं, है ना। ठीक है, मैं क्या बोला, P इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला बस इसको याद रखिए, बाकी ये सब आप बना लीजिएगा खुद से। P इक्वल टू वी आई, अब V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो V जो है ये वाला वैल्यू, इसको हम इस जगह पे रख देंगे, रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक, अब I इक्वल टू वी बाय आर होता है, I इक्वल टू वी बाय आर होता है, ये भी ओम्स लॉ से ही होता है, तो I के जगह में क्या रख देंगे, ये V बाय आर रख देंगे, जब सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर क्वेश्चंस भी मैं दिया हूं, अभी कराऊंगा उन पर प्रैक्टिस आप लोग को। देखिए अब है कि एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है, जिसको भी डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अच्छा, एक और जो है आपका यूनिट है जिसको कि हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, हॉर्स पावर बड़ा इकाई है। ठीक है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होगा, 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अश्व शक्ति का, ठीक है, हॉर्स पावर का किलो वाट आवर KWH। ठीक है, KWH क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट है आपका एनर्जी का, ओके, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट है। तो इसके बीच जो संबंध है वो संबंध क्या है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1.34 HP। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1.34 HP मतलब हॉर्स पावर। चलिए ये पावर के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। देखिए पावर में आपको जो है क्या करना है, बेसिकली आपको ये जो फॉर्मूला जो है ना इसको ध्यान में रखना है, और इस फॉर्मूला में देखिए ये फॉर्मूला एक मेन फॉर्मूला है। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया P इक्वल टू वी आई, और एक मेन फॉर्मूला आपका V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। अब इस ओम्स लॉ का ही यूज कर करके ये फॉर्मूला एक बना दिया, एक फॉर्मूला ये बना दिया, तो आपको याद रखना है P इक्वल टू वी आई। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करते करते वो सब फॉर्मूला भी याद हो जाता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर या फिर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। जैसे कि मुझे सारा फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला बिल्कुल ही अच्छे से याद है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग को भी याद हो जाएगा। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर संधारित्र, जिसको कि हिंदी में संधारित्र कहा जाता है। देखिए ये क्या है, ये एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा इसको सिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है, एक तरह से स्टोर किया जाता है। क्या चीज को, आवेश को, चार्ज को जो है हम लोग एक सिस्टम के तहत जो है स्टोर कर लेते हैं। ये कैपेसिटर का जो है आप लोग ये सब डायग्राम देख रहे होंगे और आप लोग देखे भी होंगे, ये सारे कैपेसिटर अलग अलग टाइप का, ये सब कैपेसिटर ही है, सारा जितना है ना सारा कैपेसिटर ही है। तो मैं कह रहा था कि कैपेसिटर क्या है, एक सिस्टम है जिसके जरिए जो है आवेश चार्जों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे बैटरी क्या होता है, बैटरी भी लगभग वही चीज है, उसमें भी चार्ज को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो लगभग उसी तरह का कैपेसिटर भी जो होता है वो भी एक तरह से बैटरी ही आप कह सकते हैं कि इसमें चार्ज क्या करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं। देखिए कैपेसिटर जो होता है एसी और डीसी दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक, एसी के लिए भी यूज करते हैं हम लोग कैपेसिटर का, और डीसी सर्किट्स में भी यूज करते हैं। देखिए, और डीसी में ये काम जो करता है, कैसे काम करता है, डीसी में कैपेसिटर जो है प्रवाह को रोकता है। ठीक है, जो आपका चार्ज है, जो आपका फ्लो है करंट का, उसको क्या करेगा, ये डीसी सप्लाई जो है, डीसी सप्लाई तो डायरेक्ट करंट जो होता है उसको क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, और एसी जो होता है, एसी कौन सा एग्जांपल दीजिए, तो जैसे बैटरी से जो निकलने वाला जो सप्लाई हो गया वो हो गया आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट। और एसी जो हो गया आपका, जो घर में जो आप लोग का लाइन जो आप लोग यूज करते हैं वो होगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, इस पे डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, इसका साइन वेव वगैरह सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज भी समझेंगे, कहाँ कहाँ यूज इसका है, कौन बेहतर है, इन चीज़ों को भी, कौन किससे अधिक इंसान को डर है, किससे बच के रहना चाहिए, उन सब चीज़ों की हम लोग सारा कुछ इस पर डिटेल्स से चर्चा करेंगे।
ठीक है। तो आप लोग बस क्लास में बने रहिए, क्लास में मन लगा के पढ़िए, और जिस तरह से क्लासेस हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, आप लोग भी अपना साथ दीजिए और जो है क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड कीजिए। क्योंकि चीज़ें यदि मान लीजिए आप एक क्लास 2 क्लास करके छोड़ देते तो क्या फ़ायदा फिर, है कि नहीं। तो बेहतर है कि चीज़ों को समझिए। आखिर 24 घंटे में अभी तो ऐसे भी लॉकडाउन का टाइम है, तो आप लोग करते भी क्या होंगे घर पे। 1 घंटा तो मुश्किल से समय आपको निकालना है। पढ़िएगा तो अपने लिए पढ़िएगा, ना माँ बाप के लिए पढ़िएगा, ना मेरे लिए पढ़िएगा, खुद अपने लिए पढ़िएगा, है कि नहीं। तो इसलिए पढ़िए। चलिए अब हम लोग यहाँ समझते हैं। तो मैं बताया क्या कि डीसी को जो है कौन रोकता है, कैपेसिटर जो है होता है संधारित्र रोकता है, उसका फ्लो को, करंट को रोकता है, और जो एसी होता है एसी प्रवाह में नहीं रोकता है। ठीक, देखिए इसका सिंबल्स की हम लोग बात कर लें तो सिंबल इस तरह का सिंबल होता है। इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया जाता है और ये हो गया वायर का कनेक्शन। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं। सेकंड इसका टाइप जो है देखिए ये वाला है, और फिर ये आपका थर्ड ये हो गया वेरिएबल के रूप में। कैपेसिटर जो है ये वेरिएबल्स के रूप में ये आपका कहलाता है। कैपेसिटर का ही एक सिंबॉलिक फॉर्म है, लेकिन जनरल जो है हम लोग कैपेसिटर का जो है बेसिक जो है ये वाला फर्स्ट वाला जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला। अब देखिए फॉर्मूला जो होता है कैपेसिटी, सी जो है यहाँ पे क्या है कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटर हो गया। ठीक है, आपका डिवाइस हो गया एक तरह से, ठीक, पार्ट हो गया, जैसे कि रजिस्टर हो गया, उसी तरह से क्या हो गया ये एक कैपेसिटर भी एक कंपोनेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया। रजिस्टर एक जो है आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया। उसी तरह से जो इंडक्टर होता है वो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का जो जो कैपेसिटी होगा, जो जो उसका वैल्यू होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। कैपेसिटर का जो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं कैपेसिटी, सी। ठीक है, तो ये सी जो है कैसे हम लोग निकालेंगे, कितना स्टोर करेगा, फॉर्मूला से क्या है क्यू बाय वी। क्यू क्या हो गया यहाँ पे, क्यू क्या हुआ, क्यू हुआ आपका चार्ज। ठीक है, और वी क्या हो गया वोल्ट, विभव। ठीक है, चलिए अब इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है, जनरल जो व्यवहार में लाया जाता है, या फिर जनरल जो यूज जो होता है सर्किट्स वगैरह में जो यूज होता है, वो माइक्रोफैरड में यूज होता है। देखिए ये जो सिंबल है ना ये वाला, इस तरह से हम लोग लिखते हैं माइक्रो, इसको ये हो गया माइक्रो, और एफ हो गया क्या, कैपिटल एफ हो गया फैराड। ठीक है, तो कैपेसिटर का यदि आपसे हम ये पूछेंगे कि बताइए कि उसको मेजरमेंट जो करते हैं तो किस इकाई उसका क्या है, जैसे कि हम रेजिस्टेंस का बोल रहे थे, यूनिट रेजिस्टेंस का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या बोल रहे थे, ओम बोल रहे थे ना, इस तरह से ओम लिख रहे थे। तो कैपेसिटर को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, फैराड से, फैराड भी लोग बोलते हैं। ठीक, तो देखिए ये समझ में आ गया। और जो कॉमर्शियली या फिर जो जनरली जो यूज किया जाता है इसका जो इसका सिंबल है वो क्या हो गया माइक्रोफैरड, जो आपका व्यवहारिक मतलब मात्रक। ठीक है, व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैरड, समझ में आ गया। अब माइक्रोफैरड और जो है आपका फैरड में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो देखिए माइक्रोफैरड आपका छोटा इकाई हो गया और फैरड जो हो गया वो आपका बड़ा इकाई हो गया। उन दोनों के बीच यदि रिलेशनशिप की बात करें, उन दोनों के बीच यदि संबंध की बात करें तो ये होता है 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10 की पावर -6 फैराड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10 की पावर -6 फैराड। आया समझ में, 10 टू पावर -6 चलता है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि जो सी जो है यहाँ पे सी, ठीक है, कैपेसिटी, उसका मान कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है। देखिए इसका वैल्यू होता है सी इक्वल टू, ओके, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे, दो पैरेलल प्लेट्स जो था ये वाला पैरेलल प्लेट्स, इन दोनों के बीच का दूरी है। ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच का दूरी है आर। पाई का वैल्यू जानते ही हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है एक तरह का कांस्टेंट है जिसका कि मान कुछ होता है। ठीक, चलिए अब बात कर ले कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो ये जो होता है ये अदिश राशि होता है। क्यों अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें कुछ डायरेक्शन वैसा कुछ चीज नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है मतलब कि इसमें कोई दिशा नहीं होता है। इसलिए जैसे कि मैं करंट के बारे में कल बताया था कि करंट जो होता है वो कौन सी राशि होती है, करंट आपका अदिश राशि होती है।
अब इसमें भी हम लोग जो है कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल प्लेट्स जो है जैसे कि दो कैपेसिटर हैं यदि, तो उनको उनको भी हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक। तो वो भी इसके बाद हम लोग देखेंगे, पर उससे आप पहले समझ जाइए क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर जो बनाया जाता है समझिए एक तरह से पैरेलली दो प्लेट्स को ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये क्या किया है, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, ठीक है। और उन दोनों के बीच कुछ दूरी डिस्टेंस रख दिया जाता है जिसको कि हम लोग आर से बता रहे थे या फिर यहाँ पे डी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ये जो दूरी है ना इन दोनों कैपेसिटर के बीच को जो दूरी हो गई, ये वाली जो दूरी हुई, ठीक है, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, दोनों ये क्या हो गया, प्लेट हो गया, ठीक है, प्लेट हो गया। ये पैरेलल प्लेट एकदम पैरेलल ही रहेगा, ऐसा नहीं ऐसा चल जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा नहीं, एक ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा नहीं, एकदम पैरेलली एकदम सामने सामने इसका फेस रहेगा इस तरह से। ये हो गया पैरेलल प्लेट। जब इसमें चार्ज जब सप्लाई जाता है, ठीक है, तो इन पैरेलल प्लेट्स में क्या होता है कि जैसे जैसे कि यहाँ पे देखिए यदि ये प्लस वाला भाग है बैटरी में, जो इस तरह से डिनोट करते हैं क्या होता है, बैटरी का सिंबल होता है, ये बड़ा वाला प्लस का होता है, ये छोटा वाला माइनस का होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये हमारा प्लस वाला भाग जिस प्लेट से लगा हुआ रहेगा उसको क्या कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। ये पूरा देखिए प्लस 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 जो है, क्यू क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये आपका चार्ज है। और ये जो छोटा वाला है ये नेगेटिव चार्ज है, इन प्लेट्स पे आया है, तो ये क्या हो गया, पूरा प्लेट नेगेटिवली हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो जो दूरी है उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी जो है इसमें यदि धारिता की बात करेंगे कि ये कितना कैपेसिटी इसका है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, कितना ये कैपेसिटी इसका होगा, तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक है, A बाय डी। इससे क्वेश्चंस भी आता है कि यदि आप एरिया जो है उस प्लेट्स का बढ़ा दीजिएगा तो कैपेसिटी में क्या अंतर आएगा, या दूरी उन दोनों के बीच का बढ़ा दीजिएगा तो कैपेसिटी में क्या अंतर आएगा। तो यहाँ समझ लीजिए C दिखा रहा है कैपेसिटी को, ठीक है, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए A है और क्या है यहाँ पे, क्योंकि मैं इधर थोड़ा सा करके लिख देता हूँ, ठीक है, C है, C इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A बाय डी है। कहने का मतलब C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A का, C जो है समानुपाती है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, A का एरिया का, कल बताया था क्लास में सारा कुछ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A से डिनोट किया जाता है। तो प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि एरिया जो है प्लेट्स का बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, प्लेट अभी इतना छोटा आप ले रहे थे, अभी हम इतना बड़ा प्लेट लेंगे दो ठो, ठीक है, दो ठो प्लेट इतना बड़ा बड़ा रखेंगे तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एरिया बढ़ाएं तो कैपेसिटी बढ़ गया, और एरिया घटा दीजिएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, छोटा प्लेट जाएगा तो कैपेसिटी भी छोटा होगा। बैटरा जो होता है बड़ा वाला जो बैटरा होता है, जो घर में आप इन्वर्टर लगा कर जो घर में पावर सप्लाई लेते हैं, तो वो बड़ा बैटरा का ज़्यादा कैपेसिटी होता है, ज़्यादा देर तक ज़्यादा पंखा का लोड ले लेता है, लेकिन छोटा बैटरा क्या होगा, कम देर तक चलता है। सीधी सी बात है, वहाँ भी यही सेम लॉजिक है, समझिए चीज़ों को एकदम क्लियर वे में, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा यदि क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया प्लेट्स का बड़ा हो गया तो कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज भी ज़्यादा स्टोर करेगा, ज़्यादा समय तक आपका काम भी करेगा, उपकरण भी ज़्यादा समय तक करेगा, चलेगा। और यदि एरिया कम हुआ तो कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। अब रही बात कि दोनों प्लेट्स की दूरी यदि बढ़ गई, दोनों प्लेट्स की दूरी यदि बढ़ा दिए तो कैपेसिटी फिर घट जाएगा, ठीक है। और दोनों प्लेट्स की दूरी यदि कम कर दिए, आप कम कर दिए तो क्या हो जाएगा, दूरी को कम कर दिए तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक घटा तो एक दूसरा बढ़ा, दूसरा बढ़ा तो पहला घटा, बस इतना ही है इसको इसमें, और कुछ नहीं। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स है, उसी आधार पर उन्हीं चीज़ों पे लिखा गया है, ठीक है, कि वही सब बात है कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है एरिया को हम लोग को बढ़ा देना चाहिए, ये वो सब चीज़, ठीक है, ये है। और देखिए एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना आपका एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम क्या भरा गया है, जैसे कि ये बीच का वैल्यू जो पैरेलल प्लेट्स बताए उसके बीच में क्या भरा गया है, ठीक, ऑयल भरा गया है, ठीक, तो या फिर एयर रहने दिया गया है, हवा में रहने दिया गया, तो इन सब चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट, उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू चेंज होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का समूह, ठीक है। यदि आपके पास, जैसे मैं रेजिस्टेंस का बता रहा था, एक से ज़्यादा यदि आपके पास ये है
रेजिस्टेंस है, तो उसको किसी तरह से आप क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल्स में कीजिएगा, उसको समानांतर में कीजिएगा, या फिर मिक्स कर दीजिएगा, ये भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं कि यदि इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, समानांतर क्रम में। देखिए बात समझ लीजिए एक बार, यदि आप रेजिस्टेंस का आपको पता है, रेजिस्टेंस यदि प्रतिरोध का यदि आपको जानकारी है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो बस उसका उल्टा कर दीजिएगा, किसमें, संधारित्र में कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस का यदि सीरीज में जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस का सीरीज में जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 जो होता है, ये फॉर्मूला लग जाएगा कैपेसिटर के समानांतर वाले में। ठीक है, मतलब समानांतर का यदि हम बात करेंगे, पैरेलल का यदि बात करेंगे कैपेसिटर का, तो बल्कि हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये हो गया पैरेलल, मतलब रेजिस्टेंस का सीरीज और कैपेसिटर का पैरेलल, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है। ठीक है, और उसका उल्टा क्या होगा बताइए आप लोग। तो देखिए उसका उल्टा क्या होगा, रेजिस्टेंस का पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है आरपी, वो वही फॉर्मूला कैपेसिटर के सीरीज में सेम टू सेम उसी तरह होगा। इस वाले में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, इसका सीरीज में क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। बस इतना ही है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉइंट्स ऐसे कुछ है नहीं, बस उन्हीं चीज़ों को जो मैं बताया उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट को जो है किस तरह से जोड़ा गया है, देखिए श्रेणी के क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इस तरह से इसको आप जोड़िएगा, इस तरह से जोड़िएगा। ये क्या हो गया, सीरीज में कनेक्शन किया गया है, किसको, कैपेसिटर्स को, संधारित्र को। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला जो आया, क्या आया फॉर्मूला, जो मैं बताया भी आपको, ये फॉर्मूला इसका ये रहेगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब रही बात कि वोल्टेज और करंट का क्या क्या वैल्यू होगा इसमें। देखिए धारा जो है समान रहेगा, मैं आपको बोला भी था, मैं यहाँ पे पहले ही बोला था कि यदि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेकर के आप यहाँ पे कैपेसिटर ले लीजिए, यहाँ इंडक्टर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि पाथ आपका बदल नहीं रहा है, ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, अलग अलग चैनल में नहीं बढ़ रहा है। आप खुद एक चीज आपको मैं अच्छे से दिखा दूं, एक चीज बताऊं आपको, जैसे आप समझिएगा, एक नहर होता है जिसमें कि पानी फ्लो होता है, या नदी मान लीजिए। ठीक है, अब नदी जब तक क्या होगा, बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक उसको रास्ता मिलता रहेगा। अब मान लीजिए एक इस तरह का पार्ट आ गया, इस तरह का भी एक रास्ता मिल गया, जहाँ की एक डिवीजन हो गया, क्या हो गया, डिवीजन हो गया, रास्ता दो भाग में बट गया। तो कुछ पानी इधर भी चले जाएगा और कुछ पानी इधर भी चले जाएगा, दो रास्ता में चले जाएगा। तो करंट भी उसी तरह का चीज होता है। ठीक है, उसको रास्ता मिलेगा दूसरा, तो वो दूसरे रास्ता की तरफ भी चल जाएगा। तो इसीलिए सीरीज के केस में जो होता है उसको रास्ता कुछ मिलता ही नहीं, एक ही सिंगल रास्ता है, उसी में उसको चलना है। इस वजह से जो है करंट का वैल्यू श्रेणी क्रम में क्या होता है, समान होता है सभी कंपोनेंट पे। तो यदि मैं बात करूं कि C1 पे जो वैल्यू होगा कैपेसिटर पे, C1 कैपेसिटर पे जो वैल्यू होगा करंट का, और C2 पे और C3 पे तो अलग अलग होगा, इक्वल होगा, तो क्या बोलिएगा सर, एक ही होगा क्योंकि श्रेणी में है। और वोल्टेज की बात करेंगे तो बोलिएगा सर वोल्टेज अलग अलग होगा। क्लियर है, पानी की तरह एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे हम लोग बात करते हैं समानांतर क्रम। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल ये चीज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 10th में यदि आप इन चीज़ों को थोड़ा बहुत यदि पढ़े होंगे ना, तो अभी आप लोग को बहुत बेहतर ढंग से इन चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ऐसे ही हकेती किए होंगे तो चीज़ों लग रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर तो जा रहा होगा माइंड, लेकिन फिर भी नहीं जाएगा। आप चीज़ों को तुम क्लास 1 से आप स्टार्ट कीजिए, चीज़ों को समझना कोशिश कीजिए। कुछ न्यू टर्म्स आएंगे तो उन चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, हर एक चीज़ हर एक बिंदु को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा समय लगता है लेकिन चीज़ें आप तक स्पष्ट हो जाती हैं।
ठीक है, मेरे जो बच्चे जो फिजिकल रूप से जो पढ़ते हैं वो लोग भी कहते हैं कि सर चीज़ों को स्पष्ट, हमारी चीज़ें जो जो भी हम लोग समझ रहे थे वो स्पष्ट हुआ। तो चलिए खैर, आप लोग को भी चीज़ें जो है ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं समानांतर क्रम। समानांतर क्रम क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन की हम बात करें, जैसे रेजिस्टेंस का हम पैरेलल कनेक्शन किए थे, ठीक ना, रेजिस्टेंस का ये पैरेलल कनेक्शन है। उसी तरह से कैपेसिटर का, बस यहाँ रजिस्टर का क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, जैसे कि ये वाला देख रहे हैं आप। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं। ऐसे तो इसमें कुछ है नहीं, फिर भी आप लोग थोड़ा उसको देखिए। देखिए ये क्या है, C1 कैपेसिटर, ये है C2 कैपेसिटर, ये है C3 कैपेसिटर। तीनों को किस क्रम में जोड़ा गया है? देखिए सबका एंड्स जो है, फर्स्ट वाला एंड को एक साथ जोड़ दिया गया और सेकंड वाला एंड्स को क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। तो जहां पे जो दो ज्वाइंट हुआ उसको फिर सप्लाई से जोड़ दिया गया। देखिए सप्लाई भी से जोड़ दिया गया। यही हो गया आपका समानांतर। देखिए इस केस का यदि इक्विवेलेंट पूछ दे कोई, बताइए कि इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा आप, एक कैपेसिटर से कैसे उसको डिनोट कीजिएगा, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा C1 + C2 + C3। और दूसरी बात, करंट का जो वैल्यू होता है वो बटेगा, है ना, एकदम 100% बटेगा। यहाँ से जो करंट जो इधर घुसेगा वो इधर भी कुछ बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। तो C1 पे करंट का कुछ वैल्यू होगा, अलग होगा, C2 पे अलग होगा, C3 पे अलग होगा। लेकिन ज्यों ही ये रास्ता ये इस पाथ को कवर करेगा ये सब, ठीक है, इधर से बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, और फिर इसमें आएगा तो उतना ही आ जाएगा। मान लीजिए इधर से 5 एम्पियर चला था तो इधर भी क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर ही आ जाएगा। चलिए हाँ, तो ये समझ में आ गया। तो करंट का वैल्यू डिफरेंट होगा और वोल्टेज जो है वो सभी कैपेसिटर्स में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओपन परिपथ या फिर खुला परिपथ, मैं अपने क्लासेस में बताया हूँ, पहले क्लास में बताया था, फिर आज बता रहा हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, यदि कंप्लीट नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। उसको हम लोग ओपन सर्किट बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खुला परिपथ बोलते हैं। उस केस में लाइक एग्जांपल यहीं पे जो फिगर है ये वाला, इस फिगर में देखिए एक सप्लाई दिया गया है भी से इसको एक सप्लाई दिया गया है, ओके, मगर इसको बस ऐसे एज इट इज ओपन छोड़ दिया गया है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। यदि मैं क्या करूं, जैसे आपको फिर एक एग्जांपल देता हूं, एक आपको बल्ब यहां लगा दूं मैं, ठीक है, बल्ब लगा दिया, ये कनेक्शन इस तरह से कर रहा हूं, यहाँ एक बैटरी लगा दिया और यहाँ ले जाके इसको ऐसे छोड़ दिया, तो बताइए सर्किट कंप्लीट है? देखिए यहाँ पे क्या है, खाली है, ठीक है, इस जगह पे ज्वाइंट नहीं हुआ है दोनों वायर्स, तो ये ओपन सर्किट का केस है। इस केस में जो है बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, बल्ब आपका जो है ग्लो नहीं करेगा। मगर ज्यों ही मैं इसको कनेक्शन कर दूंगा, इस तरह से जोड़ दूंगा, ये वाला जो है ना बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा, जलने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज है, बस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यदि सर्किट ओपन है तो वो इनकम्प्लीट सर्किट कहलाएगा, जिसको हम लोग ओपन सर्किट कहेंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए, तो ओपन सर्किट में कुछ चीजें हैं, उनको आप समझिए। खुला परिपथ यदि होता है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि करंट उसमें फ्लो ही नहीं करेगा, तो करंट क्या बोल देंगे हम लोग, जीरो बोल देंगे, ठीक है। अब वोल्टेज का मान जो होता है वो शून्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज का वैल्यू है, मान लीजिए ये वोल्टेज जो जो आप बैटरी लगाए, मान लीजिए 5 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ ये जो पॉइंट इधर जो गया इस एंड से और इस एंड से, यहाँ पे आप ले जाकर जब वोल्ट मीटर को टच कीजिएगा तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही आएगा, तो वोल्टेज शून्य नहीं होगा ओपन सर्किट में, ठीक है। लेकिन करंट जो है वो शून्य हो जाता है। प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट होगा, एकदम इन्फिनाइट, इतना ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है ना कि यदि करंट फ्लो ही नहीं रहा, इसका मतलब कि इतना ज्यादा अवरोध है कि उस अवरोध को पार ही नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा मुश्किल आ गया है उसके रास्ते में कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, करंट रुक गया है वहीं पे। इसका मतलब इन्फिनाइट क्या है, मतलब अनंत, ठीक है, अनंत प्रतिरोध है, इस वजह से वो आगे करंट जो है हमारा आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो ओपन सर्किट केस में जो जो आपका ये होता है प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हैं, इस फॉर्मूला से देखिए,
क्योंकि आर बराबर क्या होता है, वी बाय आई होता है, या वी इक्वल टू ए आर, उसी यहीं से क्या हो गया, आर बराबर वी बाय आई। तो जब करंट का मान जब जीरो हो गया, इसको हम जीरो कर दिए, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या बटा जीरो का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इन्फिनाइट। इसलिए आर का मान कितना आ गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, समझ में आया। आइए अब देखिए आगे। आगे एक कूलम्ब में जो है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैं कल बता रहा था कि एक सेकंड में यदि इतना जो आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यदि गुजर गया किसी पॉइंट से, तो एक एम्पियर करंट के बराबर होता है। एक एम्पियर करंट का डिफिनेशन जो है यही है, ठीक। तो एक कूलम्ब में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब बात है कि फेराड, ठीक है, एक फेराड, तो एक फेराड कितने कूलम्ब के बराबर होगा, एक फेराड जो है आपका, इस पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, 96500 कूलम्ब के बराबर होता है एक फराड में। एक फराड में कितना चार्ज होगा, कंटेन कितना चार्ज कंटेन करेगा, वो करेगा 96,500 कूलम्ब चार्ज कंटेन करेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था आज के सेशन का वो मैं करा दिया, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने कैपेसिटर को समझा, रजिस्टर को समझा, फिर श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे, फिर समानांतर में कैसे जोड़ेंगे, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उस केस में जो है वैल्यूज करंट का और वोल्टेज का क्या क्या होगा, उन चीजों को हम लोगों ने बेहतर ढंग से समझा है। अब सेम कैपेसिटर का भी समझा। अब हम लोग जो है इस पे करीब करीब 20-25 क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे सॉल्व। कल तक 20 क्वेश्चन में कराया था और आज जो है आगे 21 नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। आप लोग को करना क्या है कि बस जो आपका लाइव कमेंट सेक्शन जो है उसमें आपको इसका आंसर आपको टाइप करना है। लाइक मान लेते हैं क्वेश्चन 21 का ऑप्शन है डी, तो आपको टाइप करना है डी, ठीक। इससे मुझे भी पता चला है कि आप लोगों ने कितना चीजों को समझा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स आप बनाते रहिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेके भी आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी बच्चे एक्टिव रहिए, सभी बच्चे जो है कमेंट जरूर कीजिए कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग जो है कितने चीजों को आप लोगों ने समझा है। आप लोग को भी लगेगा, आप लोग भी देखिएगा कि बच्चे और दूसरे लोग भी कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग को भी गलत ही सही लेकिन कीजिए, गलत कीजिएगा तभी तो सीख पाइएगा, तभी तो आप फिर चीजों को फिर करेक्ट कर पाइएगा ना। इसलिए गलती सीखने का सबसे पहला जो रूल होता है कि आप गलती कीजिए। एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी इंसान परफेक्ट पहली बात तो होता ही नहीं है। और जो एक्सपीरियंस होता है, धीरे 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 चीजें लोग सीखते हैं, सीखते सीखते फिर उस चीज में वो पूरा एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो उस गलती भी उसका धीरे धीरे कम होने लगता है। तो पहले तो सीखा होगा ना, प्रैक्टिस किया होगा ना, तो वही चीज है, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। गलत ही सही लेकिन बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे, ठीक है, बोलेंगे कि हाँ सर इसका ही आंसर होगा, है कि नहीं। क्योंकि आप यदि शांत बैठिएगा तो फिर क्या चल रहा है बस वो देखते रहिएगा तमाशा, और फिर इधर जो है आपका मेला जो है खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि गलती होगा तो हमको भी थोड़ा लगा रहे हम गलत बताएं, तो हम उन चीज़ों पे और थोड़ा सा फोकस करेंगे कि चीज़ों को बेहतर ढंग से अब बहुत ही कम टाइम में और अच्छे से समझ पाइए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वेट स्टोन सेतु या फिर वेट स्टोन ब्रिज संतुलन में कहलाएगा जो गैल्वेनोमीटर से प्रभावित होगा। देखिए वेट स्टोन ब्रिज का कह रहा है कि वेट स्टोन ब्रिज कब कहलाएगा, जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। मैं तभी अच्छे से बताया था कि गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए या फिर इकाई होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। चलिए 5 सेकंड का टाइम आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं बोला था कि शून्य होगा, ठीक है, तभी बैलेंस्ड कंडीशन कहलाएगा वेट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है, ठीक है। पृथ्वी की धारिता के बारे में पूछ रहा है कि कितना वैल्यू होता है, ठीक है, अर्थ का, अर्थ जो पृथ्वी का जो कैपेसिटी होता है, ठीक है, धारिता जो होता है वो कितना होता है। चलिए 5 सेकंड हो गया,
आंसर क्या हो जाएगा, अनंत होगा। ठीक है, वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक, उसका वैल्यू आप लोग ध्यान में रखिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बी लग रहा होगा आपको, मगर ये डी है। ठीक है, डी। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संधारित्र कार्य करता है, किस चीज पे कार्य करता है, एसी पे, डीसी पे, एसी एवं डीसी दोनों पे, ना तो एसी पे ना ही डीसी पे। तो बताइए इसका आंसर किस पे कार्य करता है, एसी पे करता है, डीसी पे करता है, या फिर एसी डीसी दोनों पे करता है। ऑप्शन सभी कोई कमेंट सेक्शन में कीजिए, 5 सेकंड का समय है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा, दोनों पे कार्य करता है। ठीक है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, किन चीजों पे, किन बातों पे जो है संधारित्र की जो धारिता है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, वो किन बातों पे निर्भर करती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, उनके सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो मैं बताया था आप लोग को कि आपका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, फॉर्मूला यही था। तो एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है, और एप्सिलॉन नॉट जो है बीच का माध्यम जो है उस पर भी डिपेंड करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जाएगा क्या, डी लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। ठीक है, वही जो मैं बता रहा था, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कितना होता है, बोलिए 25। तो इसका जो वैल्यू होता है हमेशा एक से अधिक होता है, इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर बी जाएगा 25 का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। धारिता एक राशि है, धारिता कैपेसिटी जो है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि, सदिश राशि, कभी कहा नहीं जा सकता, कभी कभी सदिश अथवा अदिश। तो 26 का आंसर बताइए क्या होगा, 5 मिनट, सॉरी 5 सेकंड का समय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति होगी। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, इसमें थोड़ा सा मैं समय दे देता हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, पावर का वैल्यू निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, आपको क्या दिया है, देखिए एक वोल्टेज दिया हुआ है और आपको करंट दिया है, एम्पियर दिया हुआ है। तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। P इक्वल टू V इंटू आई, मैं फॉर्मूला भी बताया था। तो V का वैल्यू कितना है, 100 है, 100 है, गुना करंट का वैल्यू कितना है, 6 एम्पियर है। दोनों को सॉल्व कीजिए, गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 600 वाट। वाट क्यों, क्योंकि पावर की इकाई क्या होता है, वाट होता है। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति होगी। आपको इस क्वेश्चन में पावर पूछा गया है, दिया गया है आपको रेजिस्टेंस दे दिया गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस 1.5 ओम दिया गया है और वोल्टेज 150 वोल्ट दिया गया। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है पावर का। तो P इक्वल टू बराबर क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बाय आर होता है, V स्क्वायर बाय आर होता है ना। एक सेकंड ठहरिए, थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए वैल्यू कितना है प्रतिरोध का, 1.5 है, और वोल्टेज कितना है, 150 है। तो P का फॉर्मूला होता है क्या, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर होता है। तो V स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, V के जगह पर रखिएगा 150, 150 का स्क्वायर और डिवाइड बाय आर का वैल्यू कितना, 1.5। ठीक है, तो आइए इसको जरा सॉल्व कर लें।
तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 150 गुना 150 डिवाइड बाय 1.5, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा घर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ। देखिए 150 गुना 150 डिवाइडेड बाय 1.5, इस पॉइंट को हटाइएगा, ऊपर आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा। ये 15 से इस 15 को 150 कटाएंगे, क्या बचेगा यहाँ 10 बचेगा, ठीक है। तो कितना आ गया वैल्यू यहाँ पे, यहाँ 10 हुआ, हाँ। तो वैल्यू आपका हो जाएगा 1500 वाट समथिंग ना, क्योंकि एक सेकंड में देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व वॉल्व किए हैं हम लोग, कटा है ये, तो कितना आ गया, ऊपर 10 आ गया, इधर क्या था 1500, तो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 15,000 वाट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा 15,000 वाट आएगा, क्योंकि कोई यूनिट का कन्वर्सन नहीं है यहाँ पे, सिंपल वोल्ट में दिया हुआ है 150 दिया हुआ है और ओम जो है 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। कुछ यहाँ मिस्टेक है, ओम के वैल्यू में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है 500 वाट ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 15,000 वाट हो जाएगा। तो मैं इसको आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का वैल्यू जो है कितना निकल के आया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 15,000 वाट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 28 नंबर का ऑप्शन तो इसमें से कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा कितना, इस 500 में, और सॉरी इसमें नहीं, ये बी ऑप्शन तो गलत हो ही रहा है, इसमें बस एक और जीरो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी में जो है एक और जीरो लग जाएगा, 15,000 वाट आ जाएगा वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा, ठीक है। बोला 200 वाट का बल्ब है और 500 वाट का बल्ब है, तो किसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, 200 वाले का पूछ रहा है, ज्यादा होगा या कम होगा। 200 वाले का ज्यादा होगा प्रतिरोध या कम होगा, सभी को बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए इसका जो आंसर होगा आपका 200 वाट वाला जो लैंप है उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 ओम 2 ओम 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो परिपथ की कुल प्रतिरोध बोला गया है, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहला हो जाएगा R1 का वैल्यू देखिए कितना हो गया, R1 इक्वल टू 3 ओम, R2 हो गया 2 ओम, R3 हो गया 5 ओम। अब इसका टोटल वैल्यू निकालिए आर इक्विवेलेंट, तीनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए कितना होगा 3 2 5, 5 कितना हो गया 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 ओम। आंसर कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31, देखिए सर न्यूमेरिकल्स है, आप लोग को करना चाहिए सब क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर जोड़ा जाए तो परिपथ की कुल प्रतिरोध बोल रहा है, मतलब कि आपका 3 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा गया, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या होगा 1/r, 1/r होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो कितना होगा, कॉमन एलसीएम 6 हो जाएगा, भिन्न का बस जोड़ है, यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3/6, कटने पे कितना हो जाएगा 2, मतलब 1/2। तो देखिए 1/r 1/r ये वाला बराबर कितना आया 1/2 के, तो r का मान कितना हो जाएगा, r को उधर ले जाइए ऊपर और 2 को इधर ले जाइए, तो r बराबर कितना आ गया 2 हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया 2 ओम, ठीक है, क्या हो जाएगा वैल्यू 2 ओम हो जाएगा। चलिए ये समझ गए आप लोग, इसका तो
ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 31 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जाएगा 31 का डी, 2 ओम आंसर इसका हो जाएगा। ये लास्ट में आप लोगों को समझ में आया ना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 1/r इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, ये 2 को ऊपर ले जाइए और ये r को ऊपर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना कीजिए तो r बराबर कितना आ गया, 2 ओम हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब है आगे क्वेश्चन नंबर 32। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा। समानांतर में जोड़ना है, सेम इसको इस तरह से कर लीजिएगा, 1/r इक्वल टू 1/14 और प्लस 1/6। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग को कमेंट सेक्शन में, अभी तो आप लोग हो सकता है सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इसका जो है आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा घर में। ठीक है, और अगला क्लास जब शुरू होगा तो उस दिन मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 32 पूछूंगा कि इसका आंसर आप लोग का क्या आया था। ठीक है, तो चलिए 32 का मैं आप लोग को होमवर्क दे दिया, आप लोग इसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। 32 क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। एक हाई वैल्यू का प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, उसको छोटे वाले वैल्यू के साथ आप जोड़ दीजिए तो मिश्रित जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए सभी कोई बताइए कमेंट सेक्शन। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, जो निम्न वैल्यू जो है, जो मिनिमम वैल्यू है, उससे जो इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगा, कुल योग जो होगा वो ज्यादा होगा, निम्न वाले से क्या हो जाएगा, अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, ये भी आप लोग का होमवर्क रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखिए ये वाला दोनों पार्ट क्या है, समानांतर में है, और ये दोनों पार्ट क्या है, समानांतर में है। इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो 2/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहां से इन दोनों का मान कितना आया, इक्विवेलेंट 4 ओम आया। ठीक, उसी तरह से इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसका कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसमें लगाइएगा, इसमें क्या लगाइएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 लगाइएगा। तो जब इसको 1/r1 आप प्लस 1/r2 लगाइएगा इस वाले में तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4 ओम सॉल्व करने पर। इसका क्या आएगा आप लोग देख लीजिएगा, इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ, 3/9 हो जाएगा, मतलब 1/3, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम। आया बात समझ में। तो इस चीज को हम लोग कैसे डिनोट कर पाएंगे, बोलिए, इस तरह से लिख पाएंगे, ये वाला 4 ओम का रेजिस्टेंस और ये वाला 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किस में है, अब ये दोनों किस में है, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 कर दीजिए, तो 4 ओम और प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया आप लोग को सभी को। ठीक है, तो पहले हम क्या किए, समानांतर वाले को, ये वाला पार्ट को इस वाले पार्ट को एक साथ जोड़ लिए और फिर इस वाले पार्ट को एक साथ जोड़ लिए अलग अलग, 1/r1 प्लस 1/r2 इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिए, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 तीनों लगा दिए। ठीक है, जब इसमें लगाए फॉर्मूला तो आया 3 ओम आया, इसमें जब लगाए तो आया 4 ओम आया। मगर ये दोनों को, इसको और इसको हम लोग क्या इस तरह से बना सकते हैं, ये 4 ओम का, ये 3 ओम का, दोनों किस में है, समानांतर में है। समानांतर में क्या होगा, सिंपल R1 प्लस R2 कर दीजिए, मतलब 4 प्लस 3 7 ओम, ऑप्शन नंबर सी। 34 का क्या हो गया, सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मिक्स्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू का क्वेश्चन है, मिश्रित प्रतिरोध का। देखिए इसको, ये वाला पार्ट जो है, ठीक, ये वाला पार्ट आपका 1.6 है। ठीक है, ये वैल्यू है 1.6 ओम है। ये इन दोनों का आप क्या कीजिएगा, समानांतर वाला फॉर्मूला लगाइएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 का इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा ये वाले का। इसमें बताइए क्या कीजिएगा, इसमें हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ये वाला का मान हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऐसे आएगा 4/4 कट के हो जाएगा 1, तो इसका मान आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, इसका आप निकाल लीजिएगा, 4 और 6 का एलसीएम पहले निकाल करके फिर जो भिन्न को
इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक। उसका जो मान आएगा उन तीनों को हम लोग क्या बना देंगे, इन तीनों को हम लोग श्रेणी क्रम में बना देंगे। ये वाला रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। है समझ में बात? तो इसका मान होगा कितना, देखिए इसका मान हो जाएगा इस तरह से, आपका वैल्यू जो हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये, रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। इसका तो हम 1 ओम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये मुंह पे ही जोड़ा गया। पहला वाला जो है आपका 1.6 है, पहला वाला 1.6 है, और ये वाला जो वैल्यू है आपका बीच वाला जो है, ये वैल्यू इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1/4 प्लस 1/6 करना होगा, उसको सॉल्व करिएगा तो वैल्यू कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, उस पर तीनों का क्या करना है, जोड़ देना, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में था, तीनों जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन का भी मैं जैसे 35 नंबर, इसका भी आपसे अगले क्लास में मैं आंसर पूछूंगा, ठीक है। आते ही आपसे आंसर इस क्वेश्चन का भी मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आप लोग सभी रेडी रहिएगा और इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं हो पाया, तो फिर मैं उसको अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं जो टॉपिक कल लेके आऊँगा उसमें इन बातों को फिर से बताऊँ, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोग का जैसे बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन सब सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं उसको फिर जो है अगले क्लास में इन चीज़ों को और अच्छे से डीपली आपको क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस में करा दूंगा। फिर भी आपको मेरे समझ से कि इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसका आंसर आप लोग सबको बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या होगी, विद्युत आवेश की इकाई क्या होगी। चलिए आप लोग सभी को कमेंट सेक्शन में कीजिए, 5 सेकंड का वक्त। विद्युत आवेश, तो बताइए सभी कोई, 5 सेकंड का टाइम है। विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज की इकाई क्या होगी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है, डी, कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, इसमें जो ब्रिज है इसका सही अनुपात बताना है। कौन सा होगा, इसका आंसर होगा जब ये जी गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा, उस केस में क्या होगा, मैं आपको बताया था, ठीक है। ये P वाला टर्म और ये R वाला टर्म, तो P/R इक्वल टू Q/S, Q/S ये होता है। ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन गलत है, नहीं। ये वाला टर्म ऊपर ले जाइए, ये टर्म को नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा, P/Q, ओके, P/Q इक्वल टू R/S, P/Q इक्वल टू R/S, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 38 में आइए, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। इसका भी जो ऑप्शन आपको गलती मिलेगा, आपको इसको सॉल्व करना। देखिए मैं आपको पहले इसका डाटाज बता दूं, ये जो वैल्यू है ये 80 ओम है, ठीक है। ये आपका 10 ओम है, ये आपका 4 ओम है, और ये है एक्स वैल्यू। आपको इसमें जो है ब्रिज का जो फॉर्मूला था उसको सेट करना है, इक्विवेलेंट वाला जो फॉर्मूला था वेटस्टोन ब्रिज का, उसको सेट करना है। तो मैं बताया था ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं, आइए। 80/x, 80/x इक्वल टू कितना होगा, 10/4, 10/4। सॉल्व कीजिए इसको, ये 0 से 0 कट गया, x वाला का x उधर भेज दीजिए, ये 4 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, x बराबर 8 गुना 4 मतलब 32। कितना आंसर हो जाएगा, 32 ओम। ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा आपको 32 ओम, ठीक है। तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ यहाँ पे, और इस डी ऑप्शन को काट के कर देता हूँ 32 ओम। आंसर क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चंस और रह गए, उसके बाद क्लास आज का कंक्लूड हो जाएगा। देखिए बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं। तो श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को जोड़ा गया है, तो मैं बोला था श्रेणी क्रम जो होगा वो समानांतर प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वही लगा दीजिए इसमें। तो श्रेणी है 4 समान वाले हैं, तो मान लेते हैं कि इसका मैं 39 का सॉल्यूशन यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए
मान लीजिए 4 कैपेसिटर है सेम वैल्यू का, तो मान लेते हैं सी है, दूसरा भी सी है, तीसरा भी सी है, चौथा भी सी है। अब इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम मतलब इस तरह से आप लोग को चारों को, एक मिनट इसको मैं रजिस्टेंस करके बना दिया। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से जोड़ेंगे श्रेणी में। ठीक, इसमें इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/c इक्वल टू 1/c प्लस 1/c2, वही था c1, लेकिन यहाँ पे सभी वैल्यू एक है इसलिए हम लोग सबको c मान रहे हैं, प्लस 1/c प्लस 1/c। ठीक, ये हो गया c इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन एलसीएम क्या हो जाएगा? चारों का c ही होगा। अब यहाँ वैल्यू क्या होगा? 1 + 1 + 1 + 1 ना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे हम लोग जो है फ्रैक्शन का जो भिन्न का जो जोड़ है उसी का यहाँ काम करते हैं। c को c से भाग दीजिए, कितना आएगा? 1। 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 4/c। ठीक है, 4/c। तो इसका मान आपको टोटल कितना आया? 4/c। लेकिन हम लोग इक्विवेलेंट जब निकालते तो क्या करते हैं? पलट देते हैं, वैल्यूज को क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? c/4 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? c/4। आंसर देखिए कौन सा है? c/4, ऑप्शन नंबर डी चल गया। ठीक है, c/4 4/c आया, लेकिन उसको मोल पलटना पड़ता है पैरेलल वाले सब क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? c/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। समानांतर क्रम में जोड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी डैश हो? ठीक है, चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समानांतर का पूछा है। 4 पैरेलल, सॉरी 4 आपका जो है पैरेलल कैपेसिटर्स है, उनको एक वैल्यू का है सारा कैपेसिटर, उसको जोड़िए और वैल्यू बताइए कितना होगा। सिंपल है, फिगर तो बनेगा पैरेलल वाला, नीचे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक नीचे करके बनता है जो वो बनेगा, लेकिन वैल्यू जो इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही आसान है। सिंपली चारों को जोड़ दीजिए, तो c1 + c2 + c3 + c4, सब c वैल्यू सेम है इसलिए क्या हो जाएगा? 4c। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 4c। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आइए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? देखिए 18 माइक्रोफैरेड, 16 माइक्रोफैरेड, 42 माइक्रोफैरेड और 74 माइक्रोफैरेड 4 कैपेसिटर को समानांतर रूप से यदि जोड़ दिया जाए तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगी? ठीक है, चारों कैपेसिटर क्या करना है हम लोग को? समानांतर में जोड़ना है। समानांतर मतलब पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल का तो बेहद आसान है, क्या कीजिए? सिंपली चारों को जोड़ दीजिए। फॉर्मूला क्या लगेगा? c1 मतलब 18 + c2 मतलब 16 + c3 मतलब 42 और प्लस 72। जब चारों को आप जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 150 माइक्रोफैरेड। मतलब ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए अब आज के क्वेश्चन का जो है, आज के मतलब सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 2 क्लास में अब तक मैंने जो है 42 क्वेश्चंस करा दिया, विद टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। मैं अपने तरफ से अपना जो है 100% दे रहा हूँ कहिए, क्योंकि मैं सारे पीपीटीज को तैयार करता हूँ, इसमें अच्छा खासा समय लगता है, बस आप लोग के लिए करता हूँ। आप लोग का भी ये दायित्व तो बनता है कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए चीज़ों को, और इन वीडियोज़ को ज़रूरतमंद तक जरूर पहुँचाइए। जो आपके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके जो कलीग्स हैं, जो जिनको जो इन ट्रेड्स को कर रहे हैं या कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उन तक जरूर इन वीडियोज़ को पहुँचाइए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करते हैं और आज के क्लास को यहीं स्टॉप कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 36 माइक्रोफैरेड और 14 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी के 2 कैपेसिटरों के समानांतर में जोड़े होने पर कुल कैपेसिटी आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, किस में जोड़ा जा रहा है? समानांतर में जोड़ा जा रहा है। समानांतर का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाता है, किसमें? कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस में। तो 2 कैपेसिटर को यदि समानांतर में जोड़ा जाएगा तो वैल्यू इसका सिंपल है, आप इन दोनों को बस जोड़ दीजिएगा, C1 + C2 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 36 और प्लस 14। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 50 माइक्रो फैरेड। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही चीज़ों को पढ़ें जो कि बेहद ही कॉम्पिटिटिव लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पैरेलल और सीरीज का क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारा किए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को असाइनमेंट भी मिला है, उन क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा और यदि डाउट्स होगा तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। और रही बात कि कैपेसिटर पे और रेजिस्टेंस पे हम लोगों ने सब बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो होप गाइज कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ या फिर जितने क्लासेस दे रहा हूँ, सब क्लासेस भी आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं। और आप लोग यदि कहीं कुछ डाउट होता तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, चीज़ों को फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं हर तरह से हर चीज़ों को एक एक पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरी बात है कि आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए